1.5 लाख या 2.5 लाख अगर हम फीस ले, रेंट भी कितना देना पड़ता है और कितने रूम मिलते हैं वो हमने कोटा फैक्ट्री में काफ़ी अच्छे से देखा भी है। तो आपको लगता है पूरा माफिया है? देखिए, माफिया तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, माफिया नहीं बोलूँगा मैं, पर तो एक टीचर ने मतलब बदल ही दिया सब कुछ। आपके हिसाब से ऐसी 5 कौन सी क्वालिटी है जो एक बच्चे में होनी चाहिए अगर उसको आईआईटी जाना है? तो आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? एडमिशन होने के बाद आईआईटी लाइफ है कैसी? एक आईआईटी प्रोफेसर की कितनी सैलरी होती है? तो थोड़ा सा आपने और हम रिसर्च में कितने अच्छे हैं, कितने आगे हैं बाकी कंट्रीज से? अभी मुझे लगता है कि इस चीज़ पे कमेंट करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा कुछ कारणों से। इनफैक्ट आपके दर्शकों को दिखाने के लिए मैं एक सेमीकंडक्टर चिप लेकर भी आया हूँ। अब एक चिप आपने देखा है कितनी छोटी है, मतलब इतनी छोटी है, पर एक चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट इतना कर रही है पैसा? काफ़ी कुछ चल रहा था उस वक्त, पर फिर आग लग गई एचसीएल मोहाली में। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मल आग लगी है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आप लोगों की ही काफ़ी डिमांड के बाद मैंने बुलाए हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कुछ पढ़ाई के ऊपर बनाइए, तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ कोई ऐसे गेस्ट बुलाइए जिनसे हमें थोड़ी सी नॉलेज मिले, हमें करना क्या चाहिए, कैसे क्या होता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अवनीश पांडे, जिनसे हमने आईआईटी में कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे कुछ ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप तब सोचो कि हाँ जाना है कि नहीं जाना है, बहुत कुछ डिटेल में उन्होंने बताया जो शायद इनसे बेटर और कोई नहीं बता सकता था। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मस्त। ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो मैं आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए हो गया अराउंड 8-9 महीने। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था, तो चल रही ज़िंदगी। तो आईआईटी का जैसे सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि बहुत टफ लाइफ रही होगी, बहुत पढ़ाकू रहे होंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, जॉब की रिक्वायरमेंट तो है कि आपको, मतलब चूँकि पढ़ाई का ही प्रोफेशन है ये, तो जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको मतलब पढ़ाई तो आनी ही चाहिए। यू शुड बी गुड इन योर स्टडीज़। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ज़िंदगी केवल किताबों में बीत रही है। हर कोई इस फील्ड में मैं देखता हूँ, जो भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं। कोई किताबी कीड़ा ही है और कोई मतलब बहुत चीज़ें कर रहा है। जैसे नॉर्मल लाइफ में वैरायटी मिलती है, वैसे ही किसी भी आईआईटी में या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप कितने अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट चले जाइए, सब जगह वैरायटी मिलती है आपको। आपने आपकी जर्नी स्टार्टिंग से आप बताइए कि आपने कैसे मतलब सोचा कि आईआईटी प्रोफेसर बनना है या इस फील्ड में जाना है? साइंस जैसे मतलब कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है बट कुछ लोग दूर भागते हैं, तो कितनी टफ है ये लाइफ साइंस वाली जो हम मानते हैं? तो क्या आप मुझे बस स्टार्टिंग से आप अपनी जर्नी बताइए। तो मैं बेसिकली मैं प्रतापगढ़ से हूँ। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़। इनफैक्ट चूँकि अब मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली है, पर हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है, थोड़ा अवधि टाइप में है, 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, कि 100 पढ़ने वाले के बराबर होता है एक प्रतापगढ़ वाला। तभी तो पढ़ लिख के ऐसा थोड़ा सा महसूस भी होता है कभी कभी। तो प्रतापगढ़ से हूँ मैं। छोटा सा गांव है वहाँ पर, वहीं पे रहा मैं। पूरा स्कूलिंग तो पूरी वहीं से हुई। उसके बाद फिर मैं बीटेक करने चला गया जबलपुर में, फिर पीएचडी की बेंगलोर में। फिर उसके बाद मैं एक सेमीकंडक्टर कंपनी में था बेल्जियम में। फिर उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड में था अराउंड 2 साल। तो वहाँ पर मैं सर्न में काम करता था, जहाँ पर आपने सुना हो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जहाँ पर है, यहाँ पर हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई थी, हिग्स बोसॉन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी। फिर वहाँ था मैं काफ़ी। फिर मुझे लगा कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा अच्छा तो दिल्ली वापस आना है, तो अपने देश के लिए कुछ करना है, तो फिर आ गया। फिर तो जब आपने जैसे आपने बीटेक करने का ऑब्वियसली सोचा, तो तब आपके क्लियर था कि मुझे बैंगलोर से मुझे पीएचडी करनी है? तब क्लियर था? नहीं क्लियर, मैं आपको बताता हूँ क्लियर हुआ कभी है। जब तक मैं अपने बीटेक में था, मतलब मैं पहले काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही अपनी लाइफ बनानी है। तो जब तक मैं बीटेक में था, तो मुझे मतलब मेरी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि मतलब आज भी मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि मतलब ये रिसर्च कर रहा है। अब मेरी वो पर्सनालिटी नहीं थी वो रिसर्च वगैरह वाली। मुझे तो आर्मी में जाना था, मुझे स्पोर्ट्स करना था, और आर्मी में भी केवल इसीलिए जाना था मुझे
कि वहाँ लोग बोलते थे कि वहाँ पर पूरा इसका स्पोर्ट्स विंग होता है जहाँ पर वो सारी सुविधाएं देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही स्पोर्ट्स वाला करना था। और पर बचपन से ही मेरा पढ़ाई में रुझान था, ऐसा नहीं था कि एकदम से ही जैसे कहते हैं लंपट टाइप, वैसा तो कुछ नहीं था, पर रुझान था मेरा हमेशा से पढ़ाई में। पर मेरे ख्याल से और शुरुआत से लाइक आई लव्ड मैथमेटिक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैथमेटिक्स इज़ लाइक द लैंग्वेज ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे मैथमेटिक्स से बहुत लगाव था। तो एक हमारे बीटेक में 3rd ईयर में हमारे प्रोफेसर थे दिनेश विश्वकर्मा, तो उन्होंने क्लास ली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, और पहले लेक्चर में उन्होंने बोला था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो कुछ ही ऐसी क्लासेस में था जहाँ मैंने कहीं बंक नहीं मारा, पूरी क्लासेस उनकी अटेंड की। अदरवाइज तो बीटेक की लाइफ तो बीटेक की लाइफ ही होती है। फिर वहीं से मेरा रुझान गया, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मतलब अचानक से इट वाज लाइक ए रेवलेशन कि यही मेरी फील्ड है। मतलब एकदम से ही पसंद आ गई वो फील्ड, और तब से अपने बीटेक से तब से मैं आज तक वही काम कर रहा हूँ, उसी फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तो मतलब जो बोलते हैं कि टीचर की कितनी वैल्यू होती है आदमी की ज़िंदगी में, आई थिंक इट काइंड ऑफ सपोर्ट्स द आइडिया कि एक टीचर मतलब मुझे करना क्या था और मैं करने क्या लगा। तो एक टीचर ने मतलब बदल ही दिया सब कुछ। स्पोर्ट्स कब छोड़ा आपने? नहीं, अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। और ऐसा भी कभी नहीं था कि मैं कोई नेशनल लेवल का प्लेयर था, ऐसा कुछ था। पर करता था मैं, काफ़ी मतलब एफर्ट डालता था, स्टेडियम वगैरह जाया करता था, काफ़ी एफर्ट डालता था इसमें। और जैसे सबके ख्वाब होते हैं, मेरे ख्वाब भी बड़े ही थे कि बड़ी जगह जाना है, करना है कुछ बड़ा। पर उसमें मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये जैसे अगर आप कितने भी आप स्पोर्ट्स वाले हों, पर एक स्पोर्ट्स करना अपने फिटनेस के लिए या फिर चूँकि आपका पैशन है इस तरीके से, और अगर आपको एक कंपटीशन वाला स्पोर्ट्स करना है, दोनों का लेवल ही बहुत डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है, मतलब मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया, कोच वगैरह थे वहाँ पर, 100 मीटर्स करता था मैं, तो मतलब एक हफ्ते में मुझे समझ में आ गया कि ये लेवल ही अलग है। मतलब ऐसा नहीं था मुझे डर लग रहा था ऐसा कुछ, पर मुझे समझ में आ गया था कि अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो यू हैव टू डेडिकेट योर इंटायर लाइफ टू इट। इट कैन नॉट बी ए पार्ट टाइम एक्टिविटी कि आप ये भी कर रहे हैं पर आप आकर स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत वाला काम है, और उतनी मेहनत के बाद मुझे सुबह अगर आप तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ये क्वेश्चन पूछूं कि अभी हम इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और रैंडमली लोगों को खड़ा करते हैं, एक लाइन में उन्हें खड़ा करते हैं, मिनिमम कितने नंबर ऑफ लोग आपको खड़ा करने पड़ेंगे कि जो चांसेस हैं कि 2 लोगों का बर्थ डेट सेम हो वो 50% से ऊपर हो? आपको लगेगा कि भाई 365/2 180 के ऊपर होंगे तो मोर और लेस चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप कि मतलब 2 लोगों का बर्थ डेट सेम होगा। पर जब आप इसकी मैथ्स करते हैं ना, तो केवल 23 लोग चाहिए होते हैं आपको। अगर एक कमरे में अगर आपने रैंडमली 23 लोगों को असेंबल कर रखा है, रैंडम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही परिवार के, रैंडमनेस होनी चाहिए उसमें। अगर आपने एक कमरे में ही अगर आपने 23 लोगों को इकट्ठा कर रखा है तो 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 लोगों का बर्थ डेट सेम होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। उत्तर प्रदेश में आज तक 22 चीफ मिनिस्टर अलग अलग हुए हैं। अलग अलग मतलब जैसे कुछ लोग 2-3 बार हुए हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स 22 हुए हैं, जो 23 के काफ़ी करीब है। उसमें से आपको 2 पेयर ऐसे मिल जाएंगे जिनका बर्थ डेट सेम है। एक अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ कि एक राम नारायण यादव और एक श्री अखिलेश यादव, इनका बर्थ डेट सेम है। एक सुचेता कृपलानी और वीपी सिंह, इनका बर्थ डेट सेम है। 22 चीफ मिनिस्टर हुए, उसमें आपको 2 पेयर ऐसे मिल गए जिनके सेम बर्थ डेट सेम। इसे आप और भी थोड़ा खींच सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ लोग आपको कितने चाहिए कि आप कि 2 लोग आपको ऐसे मिले जिनका बर्थ डेट 2 दिन से दूर हो। इसका नंबर और भी कम है, आपको केवल 11 लोग चाहिए। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे आप तो 15 प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, और 11 नंबर मैंने आपको बताया। इसमें से एक पेयर आपको मिल जाता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक आपको मिलता है शायद अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह का। अगर आप बर्थ डेट देखेंगे तो 2 दिन दूर है ये। अब यही सेम प्रिंसिपल, यही जो प्रोबेबिलिटी का ये सेम प्रिंसिपल हम अपने खुद के साइंस में भी यूज़ करते हैं कि जो आपके जो सैटेलाइट्स वगैरह जो बाहर चल रहे हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो लगी हुई है आपकी, तो चूँकि ये बाहर घूम रहे होते हैं, ये सारे जो सैटेलाइट्स वगैरह आपके बाहर घूम रहे होते हैं, इनमें बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि हम इन्हें बाहर जाकर देख नहीं सकते इतनी आसानी से। तो हमें जो इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसे मॉडल करना होता है कि ये एक मॉडल है जिससे लगाकर हम इसकी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट पता कर सकते हैं कि इसमें ये परेशानी हो गई होगी। तो ये प्रॉब्लम होती है बिट फ्लिप की, अभी वो तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा वो। तो उस प्रॉब्लम को वन ऑफ द वेज जिससे हम मॉडल करते हैं वो ये बर्थडे प्रॉब्लम है। मतलब केवल 23 लोग, किसने सोचा होगा? इंट्यूशन बोलता है कि 365/2, पर मैथमेटिक्स बोलती है केवल 23 लोग। आप यूएस प्रेसिडेंट्स के नंबर लिस्ट उठा कर देख लीजिए, सेम यही उसमें भी मिलता है।
क्योंकि जब मुझे पहली बार पता चला था तो मैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ गया, सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सबको नोट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट देशों के कि सच में प्रिंसिपल काम करते हैं कि नहीं। हाँ, पर ये है प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि होएगा ही होएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बहुत सारे सैंपल्स ले लिए आपने, तो 50% से ज़्यादा आपको चांसेस हैं कि ये आपको मिलेगा। बट मैथ्स में जैसे आपने इसका चैप्टर का बताया, ये तो एक चैप्टर हो गया ना, ये तो हमारे ऑब्वियसली 9th एंड 10th में होता है। जो बाकी जो चैप्टर्स होते हैं एल्गोरिथम और जो हम इतना पढ़ते हैं, वो कहाँ है, मतलब इतने यूज़ होते हैं। एक आम इंसान, आप IT प्रोफेसर हैं, एक आम इंसान जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, कहाँ हम डेली लाइफ में वो सब यूज़ करते हैं? मैंने बताया ना म्यूचुअल, जैसे कि आप पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है आदमी की लाइफ में। पर आप देखिएगा कि पैसों को लेकर ही लोग ऐसे हो रहे हैं कि कितने सारे फंड मैनेजर वगैरह आए हुए हैं, उनको बिना कुछ सोचे समझे, बिना ये देखे हुए कि वो बंदा दिखा क्या रहा है आपको, कि वो पूरे 1000 लोगों का पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि 500 जिनमें उसने रैंडम, जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडमनेस उसकी पोर्टफोलियो चल गया है उसका, उसको वो क्या कहते हैं, वो दिखा रहा है। वो इतनी सिंपल सी चीज़ है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फंड मैनेज कर रहे हैं, उसी में आपने बहुत सिंपल सा आपने मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल यूज़ कर लिया। बहुत सारे ऐसे, जब से आपने एल्गोरिदम की बात की, अभी मुझे पूरा उस एल्गोरिदम का याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे भी जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे एल्गोरिदम डेवलप होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई इसके बारे में बहुत पढ़ना चाहे तो उन एल्गोरिदम की एक बुक है, एल्गोरिदम्स टू लिव बाय, ब्रायन क्रिश्चियन की, वो किताब पढ़ सकता है। वो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कि कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को भी, कि फॉर एग्जांपल जो एक एग्जांपल जो मुझे थोड़ा सा याद है कि आप कुछ, जैसे कि आप किसी नई सिटी में गए और आपको घर ढूंढना है उसमें, और आपने अपने लिए डिसाइड कर रखा है कि आपको 30 दिन आप 30 घर देखोगे। हर आदमी जैसे डिसाइड करता है ना कि भाई ज़िंदगी भर तो घर नहीं देखूंगा मैं, कुछ तो एक मिनिमम आदमी डिसाइड करता है कि भाई इतने दिन तक देखूंगा घर और मुझे उसी में सिलेक्शन चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर घर देख रहा हूँ। तो उसमें एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम का नाम भूल गया हूँ मैं। उसमें वो ये बोलते हैं कि जितना भी आपको देखना है आप उसका 23% देखिए पहला, कि फॉर एग्जांपल जैसे शायद 33% है वो, शायद कि 30 दिन अगर आपको देखना है, 33% हो गया उसका 10 दिन तक आप 10 घर देखिए। उसके बाद अगला घर जो कि आपको बेटर मिल रहा है, इन 10 घर में, लेट्स से इन 10 घर में आपको एक घर कुछ अच्छा लगा, पर आपने सोचा कि और भी देखेंगे, जो अगला घर आपको इनमें से जो आपने पसंद किया हुआ है उससे अच्छा मिल जाए, वो ले लीजिए आप। वो कंप्यूटर की एल्गोरिदम, मतलब जो वो उन्होंने एल्गोरिदम डेवलप की हुई है, वो आपको बताती है कि आपका बेस्ट चांस जो है कि ये दो चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको बेस्ट घर चाहिए, पर एक दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज़ है कि आप ज़िंदगी भर ढूंढ नहीं सकते। तो जो बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ जो आता है आप में, कि आप पहले 10 घर देखिए और उसके बाद पूरा इसका नाम भूल गया हूँ मैं, इस ऊपर उस किताब में डिस्क्राइब किया हुआ है। आई रिकमेंड दैट बुक टू एवरीवन, कि अगर आपको सच में देखना है कि इवन कंप्यूटर एल्गोरिदम्स जो है वो हमारी रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो सकती हैं, वो किताब आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अगर जो दूसरे वाला घर देखते हैं वो ले लो। हाँ, ऐसे 10 घर आपने देखे, लेट्स से उसमें 10 घर में आपको 7वें नंबर का घर पसंद आ गया, लेट्स से कि उसको आपने 90 आउट ऑफ 100 दिया। जैसे ही आपको 10 के बाद जो पहला घर दिखा जो 91/100 है, वो ले लीजिए आप। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपको कितने घर देखने हैं जो कि ज़िंदगी भर नहीं है, और आपको क्वालिटी भी चाहिए, वो आपका बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। जब हमारे कंट्री में मैथ्स ऑब्वियसली जितना आर्यभट्टा या जो भी हम जब भी देखते हैं कि स्टार्टिंग ही ज़ीरो जो भी है इन्वेंट हुई हमारी कंट्री में हुई, बेसिक हमारी कंट्री में जितना नालंदा यूनिवर्सिटी में जितना पढ़ा था, जितने शास्त्रों में जो भी हमारे पौराणिक ग्रंथों में इतना कुछ दिया हुआ है, तो क्यों स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं कि वहीं जाकर मतलब हम करेंगे। अपनी कंट्री में जो मैंने देखा है सिर्फ IT के लिए लोग भागते हैं, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर कहते हैं ओके BTech इज़ ओके, ठीक है MTech कर लेंगे, कहीं मिल जाएगी, कुछ पैकेज अच्छा मिल जाएगा। ऐसा क्यों है जब हमारे पास सब कुछ है, स्टार्टिंग ही हमने की है, आर्यभट्ट जैसे लोग हमारी कंट्री में थे, डॉक्टर कलाम जैसे, तो फिर क्यों हम फॉरेन कंट्रीज़ में भाग रहे हैं स्टडीज़ के लिए? ये सबसे बड़ा फैक्टर तो उसमें रिसोर्सेज का है। आप जब बाहर जाते हो तो जिस हिसाब के रिसोर्सेज बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसर्च वगैरह में पुट करती हैं, वो अलग लेवल का ही है वो। तो आपको जो वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जो ईज़ ऑफ, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च अगर आप इसे बोल सकते हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च जो वहाँ बाहर जो होता है, इन सब अलग अलग चीज़ों के कारण कि कितना फंड आ रहा है, वो पूरे जो इकोसिस्टम है वो कैसा इस्टेब्लिश हुआ है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो पहले जब करते थे तब क्या था, तब तो जैसे हमारी कंट्री में जब पढ़ते थे तो तब वो लोग कैसे कर, मेरे ख्याल से तब रहा होगा ऐसा सिस्टम। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी वो सिस्टम है नहीं, मतलब गिवन दैट कि 1947 में ही
आज़ाद हुए हैं हम, और जो भी और भी हमारी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं गरीबी वगैरह की, उसको अगर आप देखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे कि हमारा जैसे आप देखें कि पर कैपिटा इनकम वगैरह जो भी एक मेट्रिक होता है जो आप यूज़ करते हैं कि कोई भी देश कितना संपन्न है, अगर आप उस लिस्ट में हमें देखेंगी और फिर आप देखेंगे कि हमने एक्चुअली में कितना अचीव किया हुआ है अभी तक, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। आप ये देखिए इसरो ने जिस हिसाब के स्टंट्स पुल किए हुए हैं कि मून पुल पे चले गए, वहाँ पर एक छोर पे चले गए वहाँ पर, और हमने अपने लिए इंडिया के लिए जो हमने अच्छे इंस्टीट्यूट्स खोले। आप आसपास जाइए, हमारे राइट लेफ्ट में देखिए क्या हो रहा है। हमने सबको आज़ादी ऑलमोस्ट उसी टाइम मिली हुई है, पर जिस हिसाब से, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और बेटर कर नहीं सकते, बहुत बेटर कर सकते हैं, पर जितना हमने किया है वो कम नहीं है। वो तो मैं कह रही हूँ कि हमारे पास तो सबसे पहले था, तो फिर क्यों भाग रहे हैं आज भी? अगर मानिए आप कह रहे हैं कि ठीक है हमें फैसिलिटीज़ अच्छे मिल रहे हैं, रिसोर्सेज अच्छे मिल रहे हैं, बट हमारी कंट्री में भी तो है ना, हमारी कंट्री में था तभी तो। पहले कैसे पढ़ रहे थे, पहले कैसे कर रहे थे? क्या हमारी जो ग्रंथ है, जैसे गीता अगर कहते हैं, अगर जिसने गीता और ये सब पढ़ा है वो उसकी थिंकिंग ही बदल जाती है, क्योंकि कुछ मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि घूम फिर के वही है। अगर इंग्लिश के भी बहुत से वर्ड्स हमारे संस्कृत से उठाए हुए हैं, तो सब कुछ जब हमारे पास है तो क्यों हम फॉरेन भाग रहे हैं? सब कुछ तो है हमारे पास। मेरे ख्याल से था, अभी है नहीं, अभी बना रहे हैं। हमारे पास फॉर श्योर था काफ़ी कुछ ऐसे जो बेसिक मैथमेटिक्स के सिस्टम थे, फॉर एग्जांपल ज़ीरो का इन्वेंशन। अब चूंकि ज़ीरो पहले था नहीं, जैसे आप देखेंगे जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है BC और AD में, वो 1 BC है फिर 1 AD है, 0 AD है ही नहीं, मतलब ज़ीरो वाला साल ही नहीं उनके पास, क्योंकि तब ज़ीरो का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वो तो आई थिंक 830 AD वगैरह में भट्टाचार्य आर्यभट्ट ने जब वो दिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पुराना था नहीं। इनफैक्ट एक किताब है, जैसे मैं ड्रंकर्स वॉक की बात कर रहा था, तो एक किताब है लियोनार्ड म्लादिनोव, तो आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। उन्होंने किताब लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक और किताब उन्होंने लिखी है ए ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसके को राइटर हैं ये। तो इनकी उस किताब में इन्होंने काफ़ी देर तक इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इंडियंस जो थे उनके पास डेसिमल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, फ्रैक्शन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। फिर बाहर जो भी उस वक्त मेरे ख्याल से गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी चल रहा था, कुछ तो चल रहा था उस वक्त, तो हमारे यहाँ से भी चीज़ें बाहर जा रही थी, लोगों को पता चल रहा था। वो यहाँ पर काफ़ी आया करते थे, इसीलिए कि मतलब काफ़ी कुछ हम लोगों ने डेवलप कर रखा था। तो संपन्न थे हम उस वक्त। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हम कितने संपन्न थे उस वक्त, पर कहीं भी मेरा ये मानना है, कहीं भी अगर साइंस फ्लरिश कर रहा है जिस हिसाब से हमारे यहाँ किया करता था, तो वो संपन्न देश होगा वो। क्योंकि जब आदमी काफ़ी कुछ अपने मतलब बेसिक नीड्स जब फुलफिल कर लेता है, तभी विज्ञान वगैरह करता है फिर वो। पर अभी जो हम कर रहे हैं मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सेप्शनल भी है, कि अभी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स अभी काफ़ी हैं, पर उसके बावजूद भी हम साइंस में इतना आगे भी चले गए हैं। इसरो वगैरह आप देखिए जिस हिसाब से कर रहे हैं, ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता किसी मिरेकल से कम है। काफ़ी अभी काफ़ी दूर तक जाना है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं बहुत दूर नहीं है वो। काफ़ी फंड वगैरह से अभी जैसे जिस हिसाब से साइंस वगैरह का जो पूरी पॉलिसी वगैरह है चेंज हो रही है, मुझे लगता नहीं बहुत दूर है वो, कि और भी स्ट्रॉन्गर तरीके से हम परफॉर्म करने लगेंगे। जैसे ही बच्चा 10th करता है, पेरेंट्स IIT के लिए कि तुम्हें IIT क्लियर करना है, कोटा जाओ, उनको मतलब जैसे कोटा फैक्ट्री दिखाई हुई है कि कैसी ज़िंदगी होती है। कुछ बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, या कुछ सिर्फ उसी उसमें रहते हैं कि हाँ ये फोकस है और ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। बहुत ही कम बच्चे, बहुत ही कम, कितनी सीट्स होती हैं IIT की? आई थिंक 8-9 हज़ार सीट होती है। और बच्चे मेरे ख्याल से 9-10 लाख लोग देते हैं एग्ज़ाम। मतलब रेशियो कितना वो है? तो क्यों है ये रेशियो? कहाँ पे? या तो IIT की कमी है, या बच्चों में क्यों इतना फीड किया जाता है कि तुम्हें IIT जाना है, और हमारी और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब में इतना क्यों नहीं है? कहाँ पे क्या दिक्कत? आई थिंक थोड़ा सा जॉब श्योरिटी भी है IITs में, कि अगर आप आएंगे तो काइंड ऑफ आपकी जॉब लग जाएगी। बट आई थिंक ये तो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। अगर आप में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वो तो आई थिंक हर यूनिवर्सिटी PU DU जितने भी मतलब सब दे रहे हैं वो तो। दूसरा रिसोर्सेज, जो जिस तरीके से हमारे रिसोर्सेज हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को जो करिकुलम जो है हमारा, और जिस मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी जितने रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा हर तरफ से ग्रो हो सके। कि फॉर एग्जांपल जैसे स्पोर्ट्स की बात हो गई, तो हर साल इंटर IIT हो रहे हैं,
और काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं ये, मतलब जैसे कोई अच्छा एक स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है उस तरीके से प्रॉपर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है पूरा, जो भी उसका मतलब जैसे देख के लगता है कि हाँ कोई कंपटीशन चल रहा है। तो एक जो ये बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ जो होती है वो मुझे लगता है कि IITs में अभी तक, IITs के अलावा और भी सारे इंस्टीट्यूट्स में तो नहीं है वैसे ग्रोथ। पर आपको ये नहीं लगता कि वो IIT के चक्कर में वो जो +1 +2 वाला जो एक फेज़ है वो कई बार उसको उल्टा भी पड़ जाता है? जी बिल्कुल पड़ जाता है, और मैंने खुद ही अपने साथ के लोग देखे हुए हैं कि जिनका नहीं क्लियर हो पाया है, और वो मतलब एक जो वर्थलेस वाली जो फीलिंग आ जाती है ना कि मतलब हमने मेहनत की, हमने और हमें हो नहीं पाया हूँ। और देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये कि जस्ट टू मोटिवेट पीपल कि मैं प्रोफेसर हूँ IIT में तो मैं बस मोटिवेट करने के लिए लोगों को बोल रहा हूँ। मैंने अपनी PhD के बाद अराउंड 4-4.5 साल में बाहर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे इंडियंस देखे जिनके पास IIT की डिग्री नहीं है पर फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर श्योर। अगर आप एक IIT की डिग्री ले रहे हैं आप, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका जो पीयर ग्रुप होगा वो भी ऊपर जा रहा है तो भी उसका भी जो नेटवर्किंग इफेक्ट है वो सब कुछ है। पर कोई रोक नहीं है कि अगर आपने IIT नहीं कर पाए आप, तो कोई रोक नहीं है आपके ऊपर कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर दूर तक आप पहुँच नहीं सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि बहुत ही अच्छी जगह, मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी में, बहुत ही अच्छी रिसर्च लैब्स में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने अपने लिए बना रखी है, इंडिया में भी बाहर में भी। इंडिया में भी ऐसे बहुत दोस्त हैं, बाहर भी ऐसे बहुत दोस्त हैं कि जिनका बीटेक IIT से नहीं है पर बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि ऑल इज़ लॉस्ट, कि अगर आपका IIT नहीं हुआ तो अगर आपका IIT में बीटेक नहीं हुआ, क्योंकि होना तो उतने लोगों में उतनी का ये जितनी की सीट है। कभी कभी आदमी का उस दिन लग भी खराब हो जाता है कि एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाया। कुछ लोग बहुत एग्ज़ाम के वक्त मैंने देखा घबरा भी जाते हैं। पर अगर आप नहीं कर पाए हैं IIT, तो ये किसी भी हिसाब से आपके टैलेंट के ऊपर, आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, आप कितना अचीव करने वाले हैं, आप दुनिया को किस तरीके से, आप अपने आसपास की चीज़ें कैसे बदलने वाले हैं, कितना बड़ा आप क्रिएट करने वाले हैं, कोई नहीं इफेक्ट करता है। क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हुए हैं कि लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हाँ ये है कि आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। आपने कोचिंग ली थी? अब पर मेरा भी हुआ नहीं था, और मैं भी वो उसी पर मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मेहनत बंद कर दी। मुझे रिसर्च कैसे, जब आपने सोचा कि कोटा ही क्यों चूज़ किया और कैसी होती है लाइफ में? कोटा इसलिए चूज़ किया कि हर कोई चूज़ कर रहा था, उसका कोई रीज़न नहीं है, इसलिए कर रहा था क्योंकि हर कोई उसे कर रहा था। कितनी फीस होती है कोचिंग वगैरह के लिए? आपको बता पाएंगे, मुझे तो याद नहीं है उस वक्त। तो फीस के बारे में तो आदमी सोचता है। अगर आपको पता तो होगा, आप प्रोफेसर है, थोड़ा सा पता तो होगा। अभी मुझे फीस नहीं पता, पर काफ़ी महंगी है जितना मुझे सुनने में आता है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, पर मुझे लगता है पर ईयर की तो 2.5 लाख तो है ही शायद, जो पर ईयर की। और गलत भी हो सकता हूँ मैं, पर फॉर श्योर आई थिंक 1.5 लाख और इसके ऊपर ही है अगर आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो 1.5 लाख या 2.5 लाख अगर हम फीस ले, तो आपको नहीं लगता कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, और वहाँ पे तो रेंट भी कितना देना पड़ता है, और कितने रूम मिलते हैं वो हमने कोटा फैक्ट्री में काफ़ी अच्छे से देखा भी है, जाना भी है। तो आपको लगता है पूरा माफिया है? भैया माफिया तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, माफिया नहीं बोलूँगा मैं, पर ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो कि हर कोई जो एक ही तरफ जो भाग रहा है, इससे ये है कि घर वालों को भी और बच्चे को परेशानी तो होती है। देखिए हर बच्चे की ना अपनी एक अलग सोच होती है, अपना जीवन जीने का एक अलग तरीका होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग लीडर्स होते हैं, वो लीड करते हैं और उसे हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट ही है, ये मतलब जो लीडर वाली जो क्वालिटी है वही सबसे बेस्ट क्वालिटी है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लीडर्स के अंदर काम कर सकते हैं, उनके अंदर वो लीडरशिप की इतनी बड़ी क्वालिटी नहीं होती, पर वो लीडर के अंदर काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं उसमें। पर हमें ऐसा लगता है ये खराब क्वालिटी है कि मतलब अगर हो तो आप लीडर ही हो, अदरवाइज कुछ ना हो। तो हर बच्चे की ना अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग तरीके से आप बच्चे को क्लब कर सकते हैं। पर प्रिपरेशन करने हर कोई पहुंच गया है। अब किसी के अंदर वो दिमाग भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो किसी को करना ही नहीं है। कोई इसलिए कर रहा है कि उसके दोस्त कर रहे हैं, किसी करना ही नहीं है, किसी कुछ और अपना मैंने ऐसे एग्जाम्पल सुने हुए कई बच्चे 11-12 से बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। उनके अंदर बस वो जोड़ने घटाने वाली बहुत चीज़ें होती हैं उनके अंदर की, ये माल यहाँ बेच दो, ये ऐसा ये कर दो, उनमें बहुत ध्यान होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे आर्ट्स में होते हैं, पर अब घर वालों को भी आप नहीं बोल सकते। उनको भी रहता है कि ठीक है ये IIT करने के बाद जॉब लग जाएगी, बीटेक करने के बाद एक जॉब लग जाएगी तो बच्चे की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। पर मुझे लगता नहीं है सबको करना भी चाहिए। सबकी अपनी अपनी एक तासीर होती है। हर कोई साइंस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं डांस नहीं कर सकता, मतलब मैं कर ही नहीं सकता। मुझे मन करता है करने का, पर कभी कभी मन करता है, पर मेरे दिमाग में आता ही नहीं है कि कहीं जाकर डांस सीखूं, और या तो कभी जाकर मैं आर्ट सीखूं। जब भी स्कूल में
जब भी कभी आर्ट्स बनाने का आया करता था तो 2 ही चीज़ें बनाया करता था मैं हमेशा, एक साड़ी किनारा और एक कमल का फूल। उसके अलावा मुझे लगता नहीं मैंने ज़िंदगी में आज तक कुछ ड्रॉ किया है। पर मेरे साथ के बच्चे को कोई मिकी माउस बना रहा है, कोई स्पाइडरमैन बना रहा है, मुझे देख के लगता था यार कैसे कैसे मतलब कैसे कर सकता है कोई ऐसा। तो सबकी अपनी अपनी एक तासीर है, ऐसा नहीं है कि हर कोई आईआईटी के लिए बना हुआ है। आपके हिसाब से ऐसी 5 कौन सी क्वालिटी है जो एक बच्चे में होनी चाहिए अगर उसको आईआईटी जाना है तो? अगर आईआईटी जाना है तो सबसे पहले तो आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कि आपको क्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि आप बेमन से पहुंच गए हैं, आपको क्रैक करना है। आपको सबसे बड़ी बात तो वही है कि आपको करने का मन है वो। दूसरा हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट कहीं नहीं है। अगर आपको क्रैक करना है तो आप हार्ड वर्क करते रहिए। कितना हार्ड वर्क मतलब कितना, आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? घंटे पढ़ाई तो नहीं पता मुझे कितने घंटे करने चाहिए, पर हाँ मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो मुझे लगता है 12-14 घंटे तो पर डे पढ़ते ही हैं वो। तो क्योंकि कंपटीशन की तैयारी एक अलग चीज़ है कि आपको वही चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी करनी आनी चाहिए। तो एक तो आपको हार्ड वर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तीसरा मुझे लगता है जो कि मतलब मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी कि इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगता था मेरा कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये भी कर लो वो भी कर लो। पढ़ाई एक चीज़ थी मेरे लिए, पर और भी जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं देख लूँ कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वगैरह कर रहा है तो मुझे लगता था यार ज़िंदगी तो ये है, ये भी करना चाहिए। तो ऐसे दिमाग उमाग कैसे अगर आपका विचलित हो रहा है, फोकस खो रहे हैं आप, तो फोकस आपको नहीं खोना चाहिए। चौथा जब कभी कभी खुद भी इंस्पायरिंग होता है कि अगर आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो कभी कभी वो बहुत ही इंस्पिरेशनल हो जाती है कि आपको लगता है कि ये बंदा भी हमारे बैकग्राउंड से आया हुआ है ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव में किसी ने आईएएस क्रैक कर रखा है अगर, तो आसपास वाले बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल हो जाता है वो कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनकी स्टोरीज वगैरह पढ़ के कभी कभी ये हो मतलब और नहीं है सराउंडिंग में देन नहीं है सराउंडिंग में फिर अपना खुद ही आप मतलब अपने आप को मोटिवेट करिए। जैसे जैसे वो कहते नहीं अर्जुन को केवल वो चिड़िया की आंखें दिखा करती थी, तो वो केवल आईआईटी में नहीं, मुझे लगता है किसी कंपटीशन की अगर आपको तैयारी करनी है तो ये आपका होना चाहिए, ये आपका एक होना चाहिए कि यही है जो है और मुझे यही करना है। ये सब बेसिक क्वालिटीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए। डिसिप्लिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा वही सेम रूटीन रोज़ रिपीट करने के लिए जो एक पेशेंस चाहिए होता है ना, वही सेम बोरिंग चीज़। सुबह उठ रहे हैं आप तो आप पढ़ाई अपने काम करना चालू कर दिया, आपने अपनी तैयारी करना चालू किया, आप अपनी जो भी तैयारी की, आप जो भी आप उठते हैं 6 बजे 8 बजे जब भी, तो ये जो पेशेंस चाहिए होता है ना वो बोरिंग काम करने के लिए, वो भी सब में नहीं होता। कुछ लोग बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं, पर वो जो पेशेंस चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए कि आप कर रहे हैं तैयारी तो आप कर रहे हैं तैयारी, आपको और कुछ नहीं सोचना है 1.5 साल तक, जब भी जितनी भी देर में आप तैयारी कर रहे हैं। और जो रूममेट्स होते हैं उनसे भी फ़र्क पड़ता है कुछ? जैसे अगर आप हाँ ऑब्वियसली मुझे संगत का असर तो रखता होगा ना कुछ फ़र्क? संगत का असर तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पड़ता है। आप पर पड़ा है बहुत संगत का असर तो आपको बदल सकता है तो थोड़ा सा, पर उस जिस एज में आप होते हैं, जब आप 11th-12th में होते हैं, जब आप बाहर गए, प्रोजेक्ट आया हुआ है, आपने अप्लाई किया, आपको मिला, तो फंडिंग वगैरह में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। उनकी अपनी एक अलग से फंडिंग होती है तो वो भी आपको मिलती है फिर। तो आपने स्विट्ज़रलैंड में भी काम किया हुआ है, आपने इंडिया में भी काम किया हुआ है, तो क्या डिफरेंस है वर्क लाइफ में, क्या आपको अलग दिखा? वर्क लाइफ बैलेंस एटलीस्ट मेरी प्रोफेशन में तो वर्क लाइफ बैलेंस है। हमारे प्रोफेशन में एटलीस्ट प्रोफेसर की जॉब में यू हैव क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर योर टाइम। पर जितना मैं आसपास देखता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा है नहीं इधर। स्विट्ज़रलैंड में फॉर एग्जांपल 9 to 5 के बाद आपको कोई मेल भी नहीं करता वहाँ। पर मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि रात के 9 बजे भी फ़ोन आ रहा है, वीकेंड पे भी फ़ोन आ रहा है, कोई छुट्टी किसी ने छुट्टी मांग ली तो इट्स लाइक कि मतलब मौत मांग ली, उस तरीके से हो जाता है कि ये क्या कर दिया, छुट्टी मांग ली। तो और मुझे पता नहीं है ये ऐसा है, मतलब ऐसा है क्यों। इनफैक्ट आदमी ज़्यादा छुट्टी पर रहता है, ज़्यादा रिचार्ज करता है अपने आप को और बेटर आउटपुट होता है उसका। ये काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें जो है ये मुझे समझ ही नहीं आती कि ऐसा है क्यों कि आप हमें ऐसा लगता है कि आई मीन नॉट माई प्रोफेशन इज सेफ इन दिस सेंस, इट्स प्रीटी गुड इन दिस सेंस। पर मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि जो कंपनी वगैरह में काम कर रहे होते हैं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसी कौन सी ही 9 बजे कॉल करके ऐसा क्या ही पता चल जाएगा आपको कि कल को दुनिया ही बदल देनी है फिर आपको। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो जिस इंसान के लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस है, जो थोड़ा सा आई मीन ऑफ कोर्स एम्बिशियस लोग, कुछ लोग होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं चाहिए होता वर्क लाइफ बैलेंस, वो वर्क
होता है, तो वो पर वो इंसान के ऊपर है, वो सिस्टम नहीं काम कर रहा है, वो इंसान ऐसा काम कर रहा है। सिस्टम, मुझे लगता है सिस्टम शुड अलाउ फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, कि जितना आदमी अपने घर वालों के साथ जो भी उसका है लाइफ, जो भी उसकी लाइफ है, लोनली लाइफ है, परिवार वाली लाइफ है, एडवेंचर वाली लाइफ है, जो भी है, मुझे लगता है जितना आदमी अपने लाइफ के करीब होता है उस इस सेंस में, मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा उसका आउटपुट वैसा ही होता है। और स्विट्ज़रलैंड में था ये, वहाँ आपको 9 to 5:30 के बाद कभी कोई मतलब कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा कि किसी ने मेल तक ड्रॉप किया हो कि ये अगर मत मुझे मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। छुट्टी के दिन तो मतलब पाप है वहाँ, कि छुट्टी पे अगर किसी ने आपको परेशान कर दिया तो मतलब पाप कर दिया वो। तो पर यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर वो है नहीं, और मुझे समझ नहीं आता। एंड पे एंड पर्क्स में क्या डिफरेंस है इंडिया एंड स्विट्जरलैंड में? आई थिंक अगर आप देखिए कि आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम इफ academia is concerned. I think in India professors are better paid. I think so. Yeah, we have in India I think we have better life in a sense pay wise, कि डिपेंडिंग अपॉन जो भी महंगाई वगैरह जो भी कुछ होता है कि एक वहाँ पर रहने का जो लिविंग कॉस्ट वगैरह जो होता है कहीं किसी कंट्री में रहने का, स्विट्ज़रलैंड थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी लाइक दे पे यू प्रेटी वेल। पर फॉर एग्जांपल मैं बेल्जियम में भी था, तो 2-2.5 साल बेल्जियम में भी था मैं, तो आई कुड से कि इन यूरोप इन जनरल, यूएस का तो मुझे नहीं पता, पर यूएस में भी आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एकेडमिया आई थिंक वी आर प्रेटी वेल पेड। इंडियन एकेडमिक्स स्पेशली इन सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी होती होगी? अगर मैं वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी? डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते, कितनी सैलरी थी वहाँ पे? I don't want to pin it on a number, but it was pretty good. It was pretty good. तो वहाँ पर आप किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे? क्या था आपका सब्जेक्ट, क्या था? मेरे टॉपिक को अगर मैं एक शब्द में बोल लूँ तो इसका नाम है सिलिकॉन फोटोनिक्स। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है ये। थोड़ा सा आपको एक सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जो सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा, अभी इंडिया में और पूरी दुनिया में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, सबको ये टेक चाहिए। और फोटोनिक्स मतलब फोटॉन्स, तो जैसे ये लाइट आ रही है हमारे ऊपर, तो सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हुए फोटॉन्स को कैसे इंजीनियर करना है, फोटॉन्स को वो करवाना है जो हम करवाना चाहते हैं उनसे, वो मेरा काम है, वो मेरा रिसर्च का काम है। पर इस काम की ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा मैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो एक अमेरिका में एक लैब है नोकिया बेल लैब्स, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे रिसर्चर थे जिनका नाम था विलियम शॉकले। तो उन्होंने उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि एक ऐसी चीज़ मैं बना सकता हूँ कि जिसको मैं मतलब ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं। जैसे ऑन ऑफ को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिट्स में समझे तो 0-1 बिट्स जैसे बोलते हैं ना, आज की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है 0-1 बिट्स वगैरह, बिट्स में बिट्स की बातें करते हैं। तो उन्होंने ऐसी डिवाइस बनानी थी, उनके दिमाग में आइडिया था। तो अब वो एज ए रिसर्चर ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट वो ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन। तो बहुत ही अच्छे रिसर्चर थे वो। तो पर उन्होंने जब उनके पास दिमाग में जब ये आइडिया आया तो उनसे हुआ, उनके दिमाग में आइडिया था पर उनसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं प्रॉपरली, उनसे एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। तो बेल लैब्स को ये लग रहा था कि इस आइडिया में बहुत दम है, तो उन्होंने 2 और साइंटिस्ट हायर किए, एक का नाम था ब्रिटेन और एक का नाम था ब्रेडिंग। उन्होंने इन सबको साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने फाइनली ट्रांजिस्टर जिसे बोलते हैं, ट्रांजिस्टर जो कि 0-1 को कर सकता है, स्विच कर सकता है इसे। तो उन्होंने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया। ट्रांजिस्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक अगर आपके पास पानी की पाइप है और अगर आपने बीच में उसमें एक नॉब लगा रखा है, तो आप इसे पानी दे रहे हैं, जब नॉब बंद है तो पानी नहीं आएगा, तो लेट्स से कि वो 0 बिट हो गई, खोल दिया तो पानी आ रहा है, तो 1 स्विच समझ लीजिए, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो उन्हें लगा कि, और वो बंदा ना शॉकले थोड़ा सा काफ़ी एरोगेंट भी था वो, मतलब ही हैड ए लॉट ऑफ पर्सनालिटी इशूज़। ऐसा उसके बारे में बोलते हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके सामने से गुजर रहे हैं तो वो देख सकता है वो, मतलब ऑफकोर्स कोई नहीं देख सकता, पर उसे इंटेलिजेंट ऐसा बोलते थे उसे। पर जो साथ में उसका कलीग खड़ा हुआ उसे नहीं देख सकता वो, अपने आप में मतलब अपने आप में बिजी, बहुत ही एरोगेंट। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे नोबेल प्राइज़ वगैरह ठीक है, मैंने इतना बड़ा इन्वेंशन कर लिया, मुझे एकेडमिया में तो मैं सबसे टॉप पे पहुंच गया, मुझे बिजनेस में भी बहुत टॉप पे करना है। तो उसने अपनी कंपनी खोली शॉकले ट्रांजिस्टर्स करके। पर चूँकि भाई साहब की हैबिट जो थी तो उस कंपनी से सब ने छोड़ दिया, कई लोगों ने छोड़ दिया। उन्हें ट्रेटरस 8 भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस टर्म है ट्रेटरस 8, जिन्हें बोलते हैं कि 8 लोगों ने बड़ी कंपनी छोड़ दी। वो उन्होंने एक कंपनी बनाई फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स। इनफैक्ट जो ये अपोलो मून लैंडिंग वगैरह जो हुई है उसमें उन्हीं के ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए सारे।
फिर उस कंपनी में भी थोड़ा सा इशू हुआ तो उन्होंने एक कंपनी बनाई इंटेल, जो आज जिम सुनते हैं, उन्हीं लोगों ने टूट के फिर वो कंपनी बनाई इंटेल। तो आज भी देखिए लैपटॉप पे लिखा रहता है इंटेल पेंटियम प्रोसेसर वगैरह ये सब लगा रहता है। उन्होंने पहली कंपनी बनाई, वो जो कंपनी थी उसे फाउंड किया दो तीन लोगों ने मिलके उसमें बनाई इंटेल कंपनी। तो जो पहली जो सर्किट बनी थी, ट्रांजिस्टर को ढेर सारे ट्रांजिस्टर को रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांजिस्टर है तो 0 से 1 कर सकता है, पर कई हैं तो 0 1 1 0 1 1 0 0 कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसके। तो जो पहला ट्रांजिस्टर बना, पहला जो चिप बनी, उसमें केवल 4 ट्रांजिस्टर थे। तो आप जो इन्फॉर्मेशन आप जो ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत कम है। पर अगर आप आज देखें जो पूरा इवोल्यूशन है सेमीकंडक्टर्स का, अगर आज उस पूरे इवोल्यूशन को अगर आप देखें तो आज एक चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। पहले 4 थे, पर इतना तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ी है और पूरी दुनिया को ऐसा चेंज करके रख दिया है इसने कि एक ही चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। तो सोचिए कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है एक समय में, कि बिलियंस ऑफ जीरोज एंड वंस हैं, कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकती है। अब इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस तो हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, राइट, ट्रांसपोर्ट भी तो करना है इन्फॉर्मेशन का। तो एज इट टर्न्स आउट कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए तो बहुत ही उत्तम है, पर ट्रांसमिट करने के लिए जगह से दो जगह, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए उतनी सही नहीं है। तो उसके लिए सिलिकॉन फोटोनिक्स आया कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू नहीं, उसे फोटोनिक्स के थ्रू ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजेंगे। वो मेरा काम है, ऐसी चीज़ें बनाना जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा सके, ऐसी चिप बनाना, सेमीकंडक्टर चिप बनाना। तो CERN में जब मैं था स्विट्जरलैंड में, तो मेरा काम यही था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में जब प्रोटॉन्स कोलाइड करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वहाँ पर। अब इस इन्फॉर्मेशन जनरेट तो हो गई वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना भी तो है इसे। तो उसके लिए जो कंपोनेंट बनते हैं, सिलिकॉन फोटोनिक चिप बोलते हैं हम उसे, तो वो मेरा काम था, उसे ऐसा डिज़ाइन करना, उसे ऐसा बनाना, उसे ऐसा बना कर दिखाना कि वो इन सारी चीज़ों पे खरा उतरे जिन चीज़ों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट आपके दर्शकों को दिखाने के लिए मैं एक सेमीकंडक्टर चिप लेकर भी आया हूँ। किधर दिखाना है इसे? ये है एक, आप एक यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने कभी अपने जो ग्रीन कलर की PCB होती है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ब्लैक कलर का एक छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, उस बॉक्स के अंदर ऐसी चिप होती है। अब एक चिप आपने देखा है कितनी छोटी है, मतलब इतनी छोटी है, पर एक चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप पे हो सकते हैं। इनफैक्ट कई लोगों की पूरी बीटेक निकल जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सेमीकंडक्टर का खेल है, पूरी लाइफ बीत जाती है, उन पूरा बीटेक बीत जाता है, वो एक सेमीकंडक्टर चिप नहीं देख पाते। तो ऐसे दिखती है वो चिप। और जिन्हें जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनका काम ही यही होता है कि इस पर एक ट्रांजिस्टर का दूसरे ट्रांजिस्टर से कैसा कनेक्शन हो कि थोड़ा फास्ट चले तो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सके, कितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लग सकते हैं, इसमें चीज़ों को कैसे छोटा किया जा सके। नैनो टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी इसी के कारण आई, मतलब इसी के लिए है वो, कि कितने छोटे ट्रांजिस्टर बना सके, ताकि पहले मान लीजिए 4 थे, आज बिलियन है, और इतनी बड़ी चिप पे है तो इसका मतलब हर ट्रांजिस्टर छोटा हो गया होगा, तो कैसे उसे लगातार छोटा बनाया जा सके। बहुत इस्तेमाल है इसके। आप जो ये माइक है आपकी, इट इज़ यूजिंग अ ट्रांजिस्टर। ये जो माइक है आपका, इट इज़ यूजिंग ट्रांजिस्टर। जो आपकी कैमरा है यहाँ पर, दे आर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। कोई भी चीज़ मोटा मोटी कोई भी चीज़ अगर डिसीजन मेक कर सकती है, इट इज़ यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। तो कोई भी चीज़ ऐसी है मोर और लेस जो कि डिसीजन मेक कर सकती है कि कब उसे स्विच ऑन होना है, कब उसे स्विच ऑफ होना है। इन्फॉर्मेशन जैसे ये आपके हैं, ये डिसीजन मेक कर रहे हैं कि नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना है, मोस्टली वो सेमीकंडक्टर्स बनी होती है। आज हार्डली हम कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ करते हैं जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स, मतलब जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ ना हुआ हो। आपने देखा होगा कि एक 2-3 साल पहले का शायद एक वीडियो है जिसमें हमारे जो अश्विनी वैष्णव सर जो है, हमारे मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर, उन्होंने इतना बड़ा एक डिनर टेबल की इतना बड़ा एक पूरा दिखाया था कि एक वेफर कैसे दिखता है। तो पूरा एक सेमीकंडक्टर वेफर है वो, एक सिलिकॉन वेफर है वो। उसी सिलिकॉन वेफर से जो मैंने आपको दिखाया, छोटी छोटी चिप निकलती है उसी से, और मोबाइल में आपके, मतलब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसी में आपके लगती हैं, ताकि क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप करते क्या, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, राइट। कि वीडियो है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं वो, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी उसे वीडियो जैसा दिखाना है उन्हें। तो ये जो पूरी टेक है, ये सेमीकंडक्टर टेक ही है। कितनी कॉस्ट होती है इसकी? एक टिपिकल सेमीकंडक्टर चिप जो अब मैंने आपको दिखाया है, इसको पूरा बनाने में डिपेंड करता है आपने कहाँ बनवाया है, कौन से फाउंड्री गए हैं, पर 50 लाख से 1.5 करोड़ एक जो आपकी एक सेट ऑफ डाइस जो होती है, एक डाई का कॉस्ट नहीं, सेट ऑफ डाइस का कॉस्ट 50 लाख से 1.5 करोड़ ऐसा। और अगर आप बहुत ही एकदम कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, जो कि एप्पल वगैरह जो होते हैं, जिनके सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगी होती है, हालांकि उनको डिस्काउंट मिलता है क्योंकि वो बहुत सारी चिप बनवाते हैं, तो डिस्काउंट भी है उसमें, पर काफ़ी महंगा है। और आज मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जिसके पास कोई भी विजन है आगे और बढ़ने का,
और वो सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं सोच रहा है। इंडिया आप देखिए तो मतलब इतना ज़्यादा हमारा भी फोकस है सेमीकंडक्टर्स पे, क्योंकि इतने सालों से हमने टेक में पीछे जो भी हम रहेगा, जो भी हुआ सो होगा। पर अभी आप देखिए जो एक ज़ील है पूरे इन्वायरमेंट में भी कि सेमीकंडक्टर्स में कुछ करके दिखाना है, दैट्स समथिंग। जो मैं आपको बता रहा था कि लाइक 1947 में आज़ाद हुए, अभी तक बहुत सारी ऐसी बेसिक नीड्स हैं जिसमें काफ़ी कुछ करना है, हमें बहुत कुछ करना है। पर ये एक विजन है ना ये, कि बिना आप हाईटेक, आपकी कंट्री हाईटेक हुए बहुत सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले सारी बेसिक प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी फिर आप साइंस कर रहे हैं। आप ज़्यादा साइंस करेंगे तो वो आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो जॉब्स क्रिएट करेंगी, टेक क्रिएट करेगी, वो बिजनेस क्रिएट करेगी, वो जिससे आप बाहर फिर अपने टेक को सेल कर सकते हैं। ताइवान देखिए, ताइवान इतना छोटा सा कंट्री है पर सबसे जो बेस्ट फैब है, जहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रिसीजन की सेमीकंडक्टर्स चिप बनती है, वो ताइवान में। अब देखिए पूरा आसपास के देश पड़े हुए हैं उसके पीछे, उसका एक रुतबा है उस देश का, क्योंकि उनके पास टेक है। अमेरिका को देख लीजिए, उनके पास, जर्मनी को देखिए, जापान के पास, इनका किस चीज़ के लिए नाम है? इनकी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है? इनका टेक है, इनका बहुत बड़ा पार्ट। हमारे पास अभी वो पार्ट नहीं है, अभी हम कर रहे हैं वो। एंड आई थिंक द वे वी आर हैंडलिंग इट, the kind of determinism we are showing, the kind of zeal we are showing, the kind of seriousness we are showing, I think अब नहीं हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल है कि फिर कभी होगा। अभी काफ़ी एग्रेसिव है हम सेमीकंडक्टर्स को लेकर। इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अस इन वेज जो ही हमें पता भी नहीं है। कि जो इंटरनेशनल स्केल पे जो आदमी की एक इज्जत होती है, जो टेक जो उस इज्जत को जहाँ से वहाँ तक जो लेकर जा सकता है, वो अभी हमें पता नहीं है और वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो इसका जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलने वाला है बहुत ज़्यादा होगा वो। तो ये चिप जो होती है ये मैन्युफैक्चर कौन करता है और एप्पल किससे ले रहा है? वो इतनी क्वांटिटी, इतना मतलब से आप बता रहे हो कि उनकी बिल्कुल क्लैरिटी है, तो वो किससे ले रहे हैं? एक मोबाइल फ़ोन में या फिर एक लैपटॉप में एक चिप नहीं लगती, बहुत तरीक़ों की चिप लगती है। फॉर एग्जांपल आपका ब्लूटूथ का एक चिप है, वो एक अलग कंपनी बना रही है। आपका जो प्रोसेसर चिप है वो एक अलग कंपनी बना रही है। तो जो एप्पल जो कर रही है मोस्टली वो ताइवान सेमीकंडक्टर्स जो है जो ताइवान में है, TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC, वहाँ से उन्होंने लेते हैं, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन दिस फील्ड। वो जो बनाते हैं वो इधर सबसे टॉप पे है, वो सबसे टॉप नॉच, जो सबसे जो लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है वो ताइवान सेमीकंडक्टर्स करता है अभी। तो एप्पल वगैरह ये लोग मोस्टली डिज़ाइन करते हैं। तो आपने ये वैसे मुझे लगता है कई लोगों को ये बात पता नहीं होती कि जैसे एनवीडिया हो गया या फिर एप्पल हो गया, ये जो बहुत ही बड़ी बड़ी जो कंपनी है, ये एक्चुअली अपना सामान बनाती नहीं है, ये डिज़ाइन करते हैं अपना सामान। इनका जो इनोवेशन आता है वो डिज़ाइन से आता है कि ऐसे वो अपने, चूँकि उन्हें पता होता है उन्हें काम क्या करवाना है अपने प्रोसेसर के साथ, तो उसे ऐसा डिज़ाइन करती है ताकि उनके काम के लिए फिट बैठे। पर ये बनवाती कहीं और से है। और अभी मुझे पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, पर जो डिज़ाइन जो चिप होती है इसका 30-40% इंडिया डिज़ाइन करता है। बेंगलोर में सब कुछ डिज़ाइन होता है। तो मोस्टली जो इसका डिज़ाइन होता है, हाँ, पेटेंट जो उसका होता है, जो उसका जो ब्रेन है पूरा, वो कंट्रोल होता है US से, कि पेटेंट उनका है। पर जो वर्क फोर्स है वो मोस्टली उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब हमारे जो बेंगलोर वगैरह में मोस्टली जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, सबके डिज़ाइन हाउस बेंगलोर में, तो वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं वो, और फिर ये बाहर जाती हैं, मैन्युफैक्चर होती है, जिन्हें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो बोलते हैं, बाहर से मैन्युफैक्चर होती है। फिर एप्पल इन्हें लेता है और वो जो भी उसे जिस तरीके से उसने अपने बना रखे हैं कि इस तरीके से सब चीज़ें कनेक्ट करनी है, तो वो अपने करते हैं वो। इसीलिए शायद बैंगलोर को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है जी। ओके, आज जस्टिफाई हुआ है। तो हमने कभी इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की? हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जब मैं अपनी फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर और इंटेल वगैरह की बातें कर रहा था, जब ये कंपनीज जब खुली रही थी अमेरिका में, तो इन्हें पता चल गया था कि मैन पावर जो इनको चाहिए होगी वो उनको यहाँ महंगी पड़ रही है, तो वो ब्रांच आउट कर रहे थे कि दूसरे देशों में जा रहे थे। आप देखिए जो पूरे एशिया में जो ये आप देखेंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जो आज इतने अच्छे हो चुके हैं सेमीकंडक्टर पूरे इकोसिस्टम में, ये उस तब का कारण है ये कि तब वो जो कंपनीज ब्रांच आउट कर रही थी वो तो अलग अलग जगहों पर जा रही थी, एशिया में आ रही थी। बहुत कारण थे उसके, डिफेंस वगैरह का भी बहुत कारण था उसका कि, और मतलब वो कंपनी, वो नेशन भी इन्हें इनवाइट कर रहे थे ताकि वो सेफ रहे कि भाई अगर अमेरिकी कंपनी हमारे यहाँ तो अमेरिका हमें तो नहीं अटैक करेगा। तो बहुत कारण, वन ऑफ द रीज़न मतलब डिफेंस भी था उसका। पर इंडिया में भी आए थे वो,
पर उस वक्त जैसे फ्री स्केल से सेमीकंडक्टर्स आई थी उस वक्त, जहाँ तक मुझे याद है, जब वो मलेशिया जा रहे थे तो इंडिया को भी कंसीडर कर रहे थे वो। तो फिर वो यहाँ पर आए, उन्हें जिस हिसाब से यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट लगा वो उन्हें कंड्यूसिव बहुत ज़्यादा लगा नहीं, तो वो चले गए। जो उस वो कारण तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये सब बातें आदमी पब्लिक, मतलब कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है उनका, तो इस तरीके की बातें वो करती नहीं है। वो मुझे नहीं पता, पर बाद में हमने फिर भी ट्राई किया। वो SCL मोहाली है, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मोहाली में, कॉम्प्लेक्स लिमिटेड और कंपनी लिमिटेड समथिंग, तो वहाँ पर पंजाब में। तो वहाँ पर जब ये 1980s के अराउंड की शायद बात है, ये डेट भूल रहा हूँ मैं, ईयर भूल रहा हूँ एग्जैक्ट। तो फिर हमने फाइनली जब एकदम प्रॉपर कुछ सेमीकंडक्टर का बिजनेस जब स्टार्ट किया तो SCL मोहाली में स्टार्ट किया वो। और उस वक्त सरप्राइजिंगली काफ़ी डेडिकेटेड थे हम उस वक्त, कि हमें ठीक है, उस बार हमें लग रहा था कि अब करके दिखा देंगे। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे हम वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड नहीं था, थोड़ा सा ही आउटडेटेड था, लाइक वी वर ऑलमोस्ट देयर, काफ़ी कुछ चल रहा था उस वक्त। पर फिर आग लग गई SCL मोहाली में। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मल आग लगी है, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इतने काम है, कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मली आग लगी है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किस कारण आग लग गई वहाँ पर, काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद वो उस लेवल पे नहीं बन पाया जिस लेवल पे उस वक्त था। अभी भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं वो, अभी उनकी आई थिंक उनकी टेक्नोलॉजी 180 नैनोमीटर नोड वगैरह पे है, पर जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो 7 नैनोमीटर नोड पे, तो आज से 180 तक काफ़ी लंबा समय है। पर काफ़ी कुछ हो रहा है अभी वहाँ पर, उसे भी जहाँ तक मुझे पता है रिवाइव, मतलब काफ़ी कुछ करने का उसके साथ भी गवर्नमेंट का शायद प्लान है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। पर फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अभी चल रहा है एक बड़ा प्रोग्राम हमारा, जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन वगैरह जो आए हुए हैं अभी, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी सबसे ज़्यादा सीरियसनेस हमने दिखाई है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लाइक एवरीवन नोज कि अगर किसी कंट्री को बहुत आगे जाना है तो यू शुड हैव द टेक पावर, आपके पास ब्रेन पावर होनी चाहिए। यू शुड नॉट ओनली हैव द वर्किंग हैंड्स, यू शुड हैव द ब्रेन्स ऑल्सो। अब ब्रेन तो हमारे मोस्टली ब्रेन ड्रेन में चले गए, तो अभी मेरे ख्याल से टेक इंडस्ट्री वगैरह फ्लरिश करेगी, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के बड़े बड़े टेक जब आएंगे तो मेरे ख्याल से वो लोग भी फिर शायद इतना ब्रेन ड्रेन ना हो। तो आपने +2 कौन से ईयर में की थी? 2009 में मैंने बीटेक ज्वाइन की थी, तो अराउंड 2008 आई थिंक, 2008 में मैंने 12th खत्म कर दी थी। ओके, तो उसके बाद आप यूपी से तब उसके बाद यूपी से निकल गया मैं। 2008 और 2024 क्या फ़र्क है यूपी में? देखिए अभी तो बहुत फ़र्क आ गया है। अभी तो मुझे लगता है कि फ़र्क यूपी आपको पता ही है किस चीज़ के लिए जाना जाता है, गुंडे माफिया इन्हीं सब के लिए। पर देखिए कुछ सालों में, पिछले 7-8 सालों में क्या बदल गई है, मतलब ब्रांडिंग बदल गई है। अभी यूपी ऐसा नहीं है सब कुछ चेंज हो गया है, पर ब्रांडिंग बदल गई है। मुझे लगता है अब लोग अलग नज़रिए से देख रहे हैं हमें। इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू कम बैक, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे ही स्टेट में अगर इतना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो चलिए करते हैं फिर कुछ। अब मिर्ज़ापुर जैसे सीरीज़ बन रही है, कुछ ये मिर्ज़ापुर जैसी चीज़ें मुझे लगता नहीं है होती हैं। मतलब ऑफ कोर्स यू शुड टेक क्रिएटिव लिबर्टी एंड मेक व्हाटएवर यू वांट, देयर शुड नॉट बी एनी लिमिट ऑन दैट। पर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा इन जनरल तो नहीं हो रहा है। काफ़ी कुछ बदल चुका है। मुझे अपना बचपना याद है, मतलब जब हम स्कूलिंग करते थे उस वक्त तो हमारे जो रोल मॉडल थे वो तो ऐसे ही थे, मतलब कि ये भैया चलते हैं तो इनके साथ 5 लोग चल रहे हैं, इनके पास बाइक है, ये उड़ रहे हैं बाइक पे, और ये चौराहे पे गुंडागर्दी करते हैं, लाइक दे वर आवर रोल मॉडल्स। अब उस वक्त तक पता नहीं होता, मैंने वही शुरुआत में भी आपको बता रहा था कि उस वक्त पता नहीं होता कि एक्चुअली इसका आगे चल के कितना बुरा इफेक्ट होने वाला है पूरी लाइफ पे। और कई लोग, मैं आज देखता हूँ कई लोग जो इन सब चीज़ों में थे, जो कि शुरुआत में हवाबाजी कर रहे थे और ये गुंडे और लोफड़ वाले जो काम कर रहे थे, आज जितने लोगों का अपडेट मुझे है, जितने लोगों को मुझे पता है कि क्या कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं वो ज़िंदगी में। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने जिस हिसाब से अपने हिसाब से जो सजाया हुआ है आपने, काफ़ी सूदिंग सा और काफ़ी कामिंग पीसफुल सा इन्वायरमेंट है यहाँ। बट आते ही लगता है कि काफ़ी कामनेस सी लगती है। एंड आई थिंक जो आपने क्वेश्चंस पूछा, आई थिंक इनको भी हेल्पफुल लगे होगा, आई थिंक बच्चों के लिए। आई एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं और आप दोबारा चाहते हैं तो प्लीज़ वोट करिएगा, बताइएगा कि मैम दोबारा बुलाइए, हम ये क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं प्लीज़ आप। और जो बच्चे IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा होगा पॉडकास्ट।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। बाकी इस पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को देखिए, एंड प्लीज़ जो भी देखते हैं पॉडकास्ट, प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो आप कर दिया करो। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, देख रहे हैं। और एक बात, जो मेरी जो वेडनेसडे स्टोरी जो होती थी जिसके लिए आप सब वेट करते थे, वो उसके लिए हमने एक नया चैनल बना दिया है ना, डॉक्टर ममता आकाशिक रीडर, जिस पे मैं हर वेडनेसडे अपनी स्टोरी डालती हूँ। बिकॉज इस चैनल पे बहुत कुछ मिक्स हो रहा था, तो हमने इसलिए एक नया चैनल वो बना दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जय माता दी।